विश्व रंगमंच का बहुत बहुत आभार जिन्होंने आदिवासी भाषा, संस्कृति और उसके साहित्य को लेकर चिंता जाहिर की और हमें ये मंच उपलब्ध करवाया। विषय बहुत बड़ा है, भारतीय जीवन पद्धति और जीवन परंपराएं एवं दार्शनिकता, ये विषय है। अगर हम इस विषय की तरफ हम जाते हैं तो देखते हैं कि हम अगर आदिवासी जीवन को, आदिवासी समाज को हम किसी एक खांचे में जब हम फिट करके देखते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार इससे पहले की जो सत्र चला है उसमें भी आपने देखा कि आदिवासी भाषाओं की विविधता को आपने देखा, भारतीय संस्कृति की उसमें विविधता को समाहित होते हुए देखा। और उसी तरह जो आदिवासी समाज है वो भी विविध संस्कृतियों का समाज है, विविध भाषाओं का समाज है। आपस में ही हम आदिवासी भाषाओं को, आदिवासी संस्कृति को, समाज को समझने की ये जो उत्सव है या ये जो साहित्यिक गतिविधियां जो होती हैं, और जब से हमने देखा कि आदिवासी समाज और आदिवासी साहित्य को एक स्थान, एक मंचों पर मिला है, तभी से हम अपने आप को, खास करके आदिवासी समाज अपने आप को ही जानने समझने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जब हम एक खांचे में हम फिट करके देखने की कोशिश करते हैं, किसी एक हम कहेंगे अच्छा जो झारखंड का आदिवासी का जो एक उनकी जो संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि है, उसी के आधार पर हम पूर्वोत्तर को देखने की कोशिश करें या पहाड़ को देखने की कोशिश करें या कोस्टल एरिया को अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो उस रूप में जस्टिफाइड नहीं होगा। इसीलिए हमें उस खांचे से बाहर निकल कर देखने की ज़रूरत है। 19 दिसंबर 1946 में जयपाल सिंह मुंडा के उस वक्तव्य से मैं अपनी बात शुरू करूंगी। उन्होंने कहा कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आपको लोकतांत्रिक तरीके उनसे सीखने पड़ेंगे, वे दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। अगर हम आदिवासियों की जीवन पद्धति की हम बात करें तो वो उस लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। जिस लोकतंत्र की हम आज बात करते हैं, पैरवी करते हैं, जिस लोकतंत्र को लेकर इतनी संविधान में समानता को लेकर हम बात करते हैं, लिखित रूप में वो चीज़ें आती है। लेकिन अगर हम देखें आदिवासी जो जीवन पद्धति है, आदिवासी समाज जो है उस जीवन को जीता है, जीवन को हम जीते हैं और उसी जीवन की उस शैली के आधार पर ही, चाहे वो रचनाओं के माध्यम से अगर आप बात करें या उसके नाच के माध्यम से हम बात करें या अपनी जो लोकगीत है, उन लोकगीतों के माध्यम से भी जब हम देखते हैं तो वहाँ पर वो लोकतांत्रिक मूल्य आपको हर प्रक्रिया में, हर गतिविधि में आपको दिखाई देता है। इसीलिए क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, अगर मैं जयपाल सिंह मुंडा को कोट कर रही हूँ तो उसी वर्ष पे अंबेडकर को भी यहाँ पर देखती हूँ। अंबेडकर लिखते हैं, अंबेडकर ने जब 25 नवंबर 1949 के संविधान सभा की जब अपनी भाषण में उन्होंने कहा, इसी के आधार पर मैं आदिवासी समाज में क्या भिन्नता है जीवन पद्धति में, उसकी दर्शन में, वो बात मैं करूँगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ, इसका अर्थ है जीवन जीने का वो तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के मूलभूत सिद्धांत को मानता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन तीन सिद्धांतों को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों की, अनेक लोगों का प्रभुत्व स्थापित किया जाएगा। तो कहने का यहाँ पर आप देखिए तीन एक टर्मिनोलॉजीज है, सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी। अगर आप देखिए स्वतंत्रता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, बंधुत्व की बात हो रही है, क्यों संविधान सभा में उससे बहस के लिए और दूसरी तरफ से लिखने की ज़रूरत पड़ी है। अंबेडकर उस पद्धति की जीवन शैली को नहीं जीते हैं जिस जीवन शैली को जयपाल सिंह मुंडा ने जिया है। इसीलिए उन्होंने कहा, इसीलिए दोनों के बहस में आप डिफरेंस को आप देखिए। जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक मूल्य है, भारतीय जीवन पद्धति को, भारतीय समाज को आदिवासियों को से सीखने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ से अंबेडकर उसी बात को कहते हैं कि जीवन में समता लाने के लिए इन सब के प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इन सब को जीवन मूल्यों में उतारने की ज़रूरत है। तो ये जो भाषण अपने आप में उस अंतर विरोध को दर्ज करता है, दिखाता है कि किस तरह से हम आदिवासी समाज जिस जीवन को जी रहा है उसी जीवन को अपनी निरंतर जो जीवन शैली है या पीढ़ी दर पीढ़ी उसे वो हस्तांतरित करता है, वो उसकी लाइफ प्रैक्टिस है, जीवन शैली, दिनचर्या है वो उसके जीवन का।
लेकिन दूसरी तरफ से उसे डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। बार बार आपको इम्पोज करना पड़ रहा है कि जीवन जो है इन 3 तरह की जो पद्धतियां हैं, खास करके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात हम करते हैं, उसके आधार पर होनी चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी अगर आप आदिवासी जीवन को अगर आप देखते हैं तो वो इन तीनों ही फंडामेंटल जो मूलभूत जो संविधान की जो बात है, मौलिक अधिकारों की जो बात करते हैं, उसी को वो जीता है। वो उसकी जीवन पद्धति, वो उसके जीवन दर्शन है, जीवन का वो आधार है। उस पूरे के पूरे आंदोलन में अगर आप देखें कि आदिवासियों ने कभी भी किसी की दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो दादागिरी चाहे आप किसी भी तरह से भाषा के दखल के संदर्भ में अगर आप बात करें, या उनकी जो अपनी जो जीवन शैली में परिवर्तन की अगर आप बात करें, उनको इम्पोज करने की बात करें, पूरे के पूरे आप आदिवासियों के विद्रोहों को उठाकर आप देखिए, वहाँ पर चाहे वो सरदारों, पहाड़िया सरदारों के जो विद्रोह हो, या संथाल हुल विद्रोह हो, या बिरसा मुंडा के विद्रोह हैं, जो मेन जो मैं नाम ले रही हूँ। इसके अलावा पूर्वोत्तर में इतने सारे विद्रोह हुए। रानी गेंदुले को अगर आप देखें, रुपेला की जो मिजोरम के जो विद्रोहों को अगर आप देखते हैं, स्त्रियाँ भी उस अपने समाज की स्वायत्ता को, उस समानता को, उस फ्रीडम को, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष किया है। तो इसीलिए आप देखिए कि किसी भी प्रकार की जो इम्पोज जो चीज़ें हैं, उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें आप जीवन पद्धति में अगर आप देखें तो वो चीज़ें किस तरह से वहाँ आती है। और दूसरी तरफ से समानता के संदर्भों में अगर हम देखें कि फ्रीडम जो है वो बहुत उनको प्रिय है। अगर आप पूर्वोत्तर को आप देखें, जहाँ जहाँ पर फ्रीडम वहाँ एग्जिस्ट ज़्यादा किया है आदिवासियों में, जहाँ पर बाहरी दखल कम हुआ है। पूर्वोत्तर में अगर आप देखिए, वो फ्रीडम कंपैरेटिवली जो मेन स्ट्रीम के या बाहरी लोगों का दखल जहाँ पर ज़्यादा हुआ, उसके अपेक्षाकृत ज़्यादा हमको दिखाई देता है। या हम दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर मेन स्ट्रीम का या बाहर के लोगों का एक्सेस नहीं है, वहाँ पर उन्होंने अपनी जो प्रिमिटिव जो उनके ट्रेडिशंस है, फ्रीडम को लेकर, समानता को लेकर, बंधुत्व को लेकर, वो उन्होंने प्रिवेल किया है, उन्होंने उसे बनाए रखा है। उसी प्रकार आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं या पहाड़ों में अगर आप देखते हैं तो उनका अपना एक सिस्टम है, अपनी स्वतंत्रता का अपना वो फ्रीडम है। चाहे आप स्त्रियों के संदर्भ में अगर आप बात करें, या चाहे वो विवाह के चुनाव के लिए अगर आप बात करें, या आप अपनी जो सेल्फ गवर्नेंस की अगर आप बात करें, सेल्फ गवर्नेंस को लेकर भी बहुत संघर्ष जो है कि आदिवासी क्षेत्रों में हुआ है कि कहा कि हमें अपना जो गवर्नेंस है हमारी, चाहे वो कस्टमरी लॉ है, चाहे वो समाज व्यवस्था को कैसे हमें संचालित करना है, उसके लिए बार बार जब उस पर वार हुए हैं, तब उन्होंने उसके विरुद्ध हथियार उठाए हैं, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाया है। या रचनाओं के माध्यम से आज अगर हम देखें, या मंचों के माध्यम से वो बात को कहते हैं। तो जहाँ पर भी वो फ्रीडम जो है वो प्रिवेल वहाँ हुआ है, जहाँ पर इन चीज़ों का बाहरी दखल जो है जहाँ कम हुआ है। जहाँ बाहरी दखल हुआ वहाँ पर आप देखिए कल्चरली धीरे धीरे क्या डिस्टॉर्शन जो है शुरू हुआ है, उसे भी प्रिजर्व करने की जो निरंतर कोशिश जो है वहाँ पर बार बार आदिवासी समाज में हो रहा है। दूसरी तरफ से हम समानता की जो बात करते हैं, जैसे अम्बेडकर कहते हैं समानता जो है कि बहुत ज़रूरी है एक इक्वल सोसाइटी के लिए, जहाँ पर सामाजिक स्तर पर जो जातीय भेदभाव ना हो, है ना, सबको इक्वली ग्रो करने का जहाँ मौका मिले। लेकिन अगर आप आदिवासी समाज की जीवन पद्धति को देखते, समानता उनके रगों में है, उनकी जीवन में है, उनकी जीवन शैली में है। समता का जो भाव है, हम इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं, वो समता की बात किन रूपों में, चाहे अगर हम देखें जंगल की बात करें, नदी नालों की बात करें, वहाँ पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अगर जंगल है तो वो सबका है, नदी नाले हैं तो उस पर सभी का अधिकार है। किसी एक पूंजीपति का या किसी एक साहूकार का, किसी एक जमींदार का अधिकार नहीं है, किसी एक अमीर आदमी का अधिकार नहीं है, बल्कि वो एक कॉमन प्रॉपर्टी है आपकी सबकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें से आदिवासी समाजों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो स्त्री को लेकर, जैसे डाइन प्रथा है ना, वो चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में हैं। तो उसकी एक अलग तरह की एक कहें कि एक कमज़ोरी आप कह सकते हैं, जिससे बदलने की भी ज़रूरत है। और जीवन पद्धति जो है वहाँ आदिवासियों की जीवन पद्धति स्थिर नहीं है और वो बदलती रही है। अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँ तो उस समानता के संदर्भों में, जैसे एक समय था जब शादियां होती थी तो
पुरखों के उसमें सहमति से शादियां होती थी, उस प्रेम विवाह उस रूप में नहीं उस तरह से एक्सेप्टेबल था। लेकिन अब धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन है कि अच्छा अगर आप पसंद करते हैं तो एक दूसरे की सहमति से आप उसको एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आदिवासियों में भी एक विविधता है, उस विविधता को समझने की ज़रूरत है। उस विविधता को हम कैसे समाहित करते हैं, उसमें किस तरह की समानता अगर हम ढूंढते हैं, उसे ढूंढने की भी ज़रूरत है। और दूसरी तरफ से एक समाजशास्त्री हुए अमेरिकन मूल के और भारत पर उन्होंने बहुत काम किया है, गैल आमटे ने। तो वो लिखती हैं कि ब्राह्मण का जो जाति व्यवस्था की जो बात हो रही है, तो वो कहती है ब्राह्मण का विलोम जो है दलित नहीं है। मुझे ये इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जब हम आदिवासी के संदर्भ में जब देखते हैं वो किस तरह से देखती है। उन्हें लिखा है कि ब्राह्मण का विलोम जातिगत पदक्रम में सबसे नीचे या दमित अछूत नहीं है, बल्कि आदिवासी हैं जो जातिगत पदक्रम से बाहर हैं, परंतु भारतीय संस्कृति और समाज से ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पर क्या जाति का, क्योंकि आदिवासियों में तो जाति व्यवस्था नहीं है, वो जाति से बाहर है। तो जब हम उस सांस्कृतिक प्रक्रिया में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ब्राह्मण का मतलब उस जाति व्यवस्था के अंतर्गत है, जो उस जाति की क्या कहते हैं, जो उनके वर्ण व्यवस्था को मान्यता दे रहे हैं, है ना, उसी में। जबकि आदिवासियों में वर्ण व्यवस्था की कोई मान्यता नहीं, वर्ण व्यवस्था सिस्टम में नहीं है। जबकि जिसकी जाति नहीं है लेकिन उसकी संस्कृति है, उसकी भाषा है, उसकी अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है, अपनी एक जीवन की पद्धति है। तो उस रूप में भी उन चीज़ों को देखा है, जो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज और उस संस्कृति के संदर्भों में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस रूप में भी देखने की ज़रूरत है। और समानता के संदर्भों में अगर हम देखते हैं कि पुनर्विवाह की बात है जो एक्सेप्टेबल है। और अगर मैं अपने यहाँ पर अगर आप देखती हूँ तो शादी के लिए प्रस्ताव जाता है तो समता का भाव किस रूप में, समता का भाव इस रूप में, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे शादी के लिए प्रस्ताव डायरेक्टली जो लड़की के घर लड़के वाले जाते हैं, तो वो एक लोकगीत में है कि वो प्रस्ताव लेकर जाते तो डायरेक्टली प्रस्ताव नहीं देते कि आपकी लड़की का हाथ मुझे चाहिए। तो एक मेटाफर में लोकगीत में वो कहते हैं कि पंगनंग बोलते हैं हमारे यहाँ पर, गाय लंग पंगनंग। मैं एक अपने लोक पद में ही उसको गाऊंगी नहीं, उसे पद में बस सुना देती हूँ। वो किसी का नाम, जैसे मान लो किसी का सरनेम है, जैसे मान लो वंदना टेटे मैम है, टेटे सरनेम है बाई चांस, तो वो गाएंगे कि अच्छा टेटे 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 लंग पंगनंग के राई, लंग पंगनंग मानी माँ जेद पंगनंग के राई। पंगनंग मतलब कि जो सहयोग का जो भाव है कि जैसे आपके पास गाय है, बकरी, जिसके पास नहीं है आपको वो 1 साल के लिए आपको दे दिया, और उससे अगर जो भी आगे का जनरेशन होता है वो आपका हुआ। वो सहयोग का जो भाव है कम्युनिटी के भीतर, अगर आपके पास नहीं है तो आपको हम सहयोग कर रहे हैं। शायद जैसे अभी लास्ट सत्र में, पिछले सत्र में आपने देखा कि सामूहिकता की जो बात हुई, सामूहिकता, सामाजिकता की जो बात हुई, वो सामूहिकता उन्हीं संदर्भों में है कि किस तरह से वो एक ऑफ़र मांगते हैं कि आप जो है उस तरह से हमारे घर में जो कि आपकी बेटी को आप भेजें। तो प्रस्ताव मांगने का बहुत एक विनम्रतापूर्ण जो प्रस्ताव लेना, ऐसा नहीं कि हम लड़के वाले हैं डट के आप खड़े हो गए वहाँ पर, वो चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ से जब हम लड़की के यहाँ प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो सिर्फ माँ बाप की सहमति वो नहीं है, माँ बाप के अलावा जो भी कम्युनिटी में आपके जो लोग हैं वो सब इकट्ठा होते हैं, उनको भी एक बॉटल के साथ उसमें एक शगुन के लिए कुछ पैसा या कुछ जो फ्रूट्स वो लेकर उसको मनाने जाते हैं। तो वो सभी जो भी समुदाय के या अपनी जो रिश्तेदार है उन सबकी सहमति भी वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो ये एक साथ एकजुटता का जो भावबोध है वो इस रूप में वहाँ पर देखते हैं। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि गांव में आप देखें कि हमारे यहाँ पे छत लगवाने का जो काम है या खेतों में काम है या अगर पूर्वोत्तर में या जहाँ धान रोपने का काम है जहाँ होता है, तो वहाँ पर क्या श्रम जो क्या कि एकत्रित होकर एक दूसरे के सहयोग से वहाँ पर उस श्रम का मूल्य नहीं है, आप उसके लिए आप कीमत नहीं अदा कर रहे हैं। अच्छा छत छवा रहे हैं तो सभी आ रहे हैं, आपके गांव वाले, आपके आसपास के लोग और घर वाले सिर्फ खाने के लिए अरेंज कर रहे हैं। ये जीवन पद्धति जो है, सहयोग की पद्धति, मदद की पद्धति, सहायता की जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण सहायता अलग अलग तरीके से है।
अगर हम मेन स्ट्रीम में सहायता को देखें, मदद को देखें, तो क्या है, मदद में आज आपकी मदद करूँ तो कल आपको मेरी मदद करनी होगी, यानी ये एक एक्सपेक्टेशन का भाव जो है उसमें रहता है, निहित है। लेकिन हम अपने यहाँ पर देखते हैं कि परंपरा में वो उस रूप में नहीं है। आज मेरे यहाँ आप काम करने आ रहे हैं, या खेत जोत रहे तो खेत जोतने आ रहे हैं, आप मदद सहयोग कर रहे हैं, छत लगवा रहे तो छत लगवाने मदद करें, घास काट रहे तो घास कटवाने मदद कर रहे हैं। तो ये जो उनके जीवन में निरंतर वो समाहित है और वो उस जीवन को वो जीते हैं। दूसरी तरफ बंधुत्व की जो बात आती है, तीसरे पर मैं टाइम शायद लगता हो गया है, तो बंधुत्व की बात जब जहाँ पे आती है, तो बंधुत्व को अगर आप देखें तो मूलतः एक कहें कि एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उस रूप में यहाँ पर ध्वनित होता है। और उसी में अगर हम देखें कि एकजुटता और सहयोग की जो बात है, जैसे अभी हम कुछ परंपराएं जो हमारे वह जोमसा बोलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में गोंटुल है ना, उसी प्रकार जोमसा जो है हमारे यहाँ पर उस बंधुत्व के जीवन को जीने का वो एक कहें कि कम्युनिटी का एक प्रैक्टिस है। जब लड़कियां 16-17 साल की या 13-14 साल की जब होती हैं, लड़के भी उसी उम्र में जब होते हैं, तो एक जगह पर जाकर नाचना गाना और सोसाइटी के जो पर्सपेक्टिव को समझना, वो चीज़ जो है निरंतर हमें दिखाता कि जिस बंधुत्व की बात अम्बेडकर करते, जिस समानता की बात अम्बेडकर कर रहे हैं, या जिस स्वतंत्रता की बात अम्बेडकर, तीन जो फंडामेंटल चीज़ों पर ही मैंने उस आदिवासी जीवन को यहाँ फोकस कर रही हूँ। तो वो चीज़ जो है लिखने की चीज़ नहीं है, वो सिर्फ कहीं भाषण देने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसे जीने की चीज़ है। वो उसे जीवन शैली में हम कैसे उतारते हैं। आदिवासी जीवन जो है उस व्यवस्था को, उस पद्धति को निरंतर जीता है और वो प्रैक्टिस में है। और दूसरी बात जो मैं अंत में जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस तांत्रिक सरकार या सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो ज़रूरत है कि आदिवासी समाज की तरफ, पूरे विश्व भर में आदिवासी समाजों की तरफ हम उन्मुख होते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें एक मानवीय समाज को, मनुष्य समाज की बेहतर निर्मिति के लिए उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीखने की, समझने की ज़रूरत है। जब हम उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जानेंगे, समझेंगे, तभी मुझे लगता है बेहतर जो मानवीय समाज जो है वो निर्मित होगा। आज इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंटॉलरेंस है, उसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसे ख़त्म करने के लिए ज़रूरत है वही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो फिनोमिना है, उस फिनोमिना को हम अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। जिस प्रकार आदिवासियों के यहाँ प्रिमिटिव ट्राइबल्स है या अन्य जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ है, हर जगह के वो उस पद्धति को कैसे जीते हैं और उसे कैसे हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और विश्व रंगमंच का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें बुलाया और एक मौका दिया बातचीत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी और जो आपने अपने पूरे पूर्वोत्तर और भारत की संस्कृति के संदर्भ में अपने वक्तव्य यहाँ पर रखा, हम सब आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं।